हम लोग बात कर रहे थे आपका बल, आपराधिक बल, हमला, बल और आपराधिक बल, इस पर बात हुई और हमने बार बार कहा कि बल और आपराधिक बल, इसके जो इलस्ट्रेशंस होंगे, इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, इन्हें सॉल्व कर पाना बड़ा कठिन होगा। और ये अक्सर तो ये जो दृष्टांत लिखे हैं आपराधिक बल के प्रयोग के, यही रखे मिलेंगे पेपर में, और इन्हें पहचान पाना भी थोड़ा दिक्कतजनक होता है। और अगर उन्होंने प्रॉब्लम बनाई आपराधिक बल के प्रयोग पर तो बड़ा कठिन होगा। कल हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली प्रॉब्लम रख के सामने आपसे चर्चा की थी, और उस समय ये ध्यान ही नहीं आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे भी आपराधिक बल का प्रयोग बन सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही बात ध्यान में आती है कि डॉक्टर सद्भावपूर्वक काम करता है। ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आता कि सम्मति ये आवश्यक है, और अगर सम्मति आपने नहीं ली है तो जैसा कि हम सुबह कह रहे थे कि बीमार होने पर यह मेरा विधिक कर्तव्य नहीं है कि हम अपना इलाज कराएं, और जब तक विधिक कर्तव्य ना हो तब तक हम लोभ के दोषी ये भी नहीं माने जा सकते। ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि हम कोई अवैध लोभ कर रहे हैं, क्योंकि बीमार होने की दशा में अपना इलाज कराना ये मेरा विधिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए बीमार होने की दशा में यदि हम अपना इलाज नहीं कराते तो हमें आत्महत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्महत्या के प्रयत्न के लिए जरूरी है मेरे पार्ट पर कोई पॉजिटिव एक्ट या ऐसा कोई लोभ जिसके संबंध में कार्य का किया जाना ये कानून मेरा कर्तव्य बनाता हूं। क्योंकि हमने आपसे चर्चा की थी कि अपराध सिर्फ कृत्य या लोभ इसी से घटित होते हैं, और लोभ इसके माध्यम से अपराध तभी घटित होगा जबकि कार्य करने का विधिक कर्तव्य ये आपके ऊपर, और अगर कार्य करने का विधिक कर्तव्य आप पर नहीं है तो लोभ के माध्यम से अपराध नहीं हो सकता। तो यदि मेरे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हुई, तो हमने बीमारी उत्पन्न करने के लिए कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं किया है, वो बीमारी खुद उत्पन्न हुई है। ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है कि वो बीमारी हमें मेरे शरीर में उत्पन्न हो गई, वो हमने की नहीं है, और जब की नहीं तो मेरे पार्ट पर कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं है। और बीमारी उत्पन्न होने की दशा में खुद का इलाज कराना किसी का विधिक कर्तव्य नहीं है। वो कराता है वो बात अलग है, लेकिन कानून ऐसा कोई कर्तव्य किसी पर नहीं रखता, और कानून जब कोई कर्तव्य इस ढंग का नहीं रखता तो यदि हमने अपना इलाज कराने का लोभ किया तो हमने किसी विधिक कर्तव्य का भंग किया, ये कहा ही नहीं जा सकता। तो जब न तो हमने पॉजिटिव एक्ट किया और न हमने लोभ किया, तो आत्महत्या के प्रयत्न सहित कोई भी अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपराध कोई हो, चाहे अटेम्प्ट टू सुसाइड या कोई भी, वो या तो पॉजिटिव एक्ट या लीगल ड्यूटी इसे डिस्चार्ज न करने से ही पैदा होगा। तो अगर हम एक वयस्क व्यक्ति हैं और बीमार हैं, तो हम अगर अपने इलाज के लिए सम्मति डॉक्टर को नहीं दे रहे तो डॉक्टर के पास ऐसा कोई विधिक कर्तव्य नहीं है, या डॉक्टर के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार भी नहीं है कि वो मेरा इलाज करे। कोई महामारी अधिनियम जैसे कोरोना के समय था, वैसा कोई महामारी अधिनियम हो, उसमें राज्य को विशेष शक्तियां हो, तब बात अलग हो जाएगी।
सामान्य बीमारियों की दशा में एक बीमार व्यक्ति को अपने इलाज के संबंध में सम्मति ये देनी पड़ेगी, और अगर बिना सम्मति डॉक्टर ने इलाज करने की कोशिश की तो उसका कृत्य सिर्फ एक दशा में अपराध की परिभाषा से बाहर जाएगा। और वो दशा कौन सी होगी? जो पहले सेक्शन 92 आईपीसी था, जहां व्यक्ति स्वयं सम्मति देने में असमर्थ है और उसके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति, संरक्षक आदि ये भी मौजूद नहीं है जो उसकी ओर से सम्मति दे सके, और डॉक्टर को लगता है कि उसका जीवन बचाने के प्रयोजन से केवल एक ही स्थिति है, कुछ किया जाना जरूरी है तो डॉक्टर कर सकता है। लेकिन जब हम एक वयस्क व्यक्ति हैं और सम्मति देने में समर्थ, माइक बंद करिए, तो डॉक्टर इसे मेरी सम्मति लेनी पड़ेगी, और यदि डॉक्टर ने सम्मति नहीं ली है तो डॉक्टर यदि यह संभाव्य जानता था कि उसके इलाज से हमें क्षति, भय या क्षोभ इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो भले ही उसने अपराध कारित करने के प्रयोजन से या क्षति, भय और क्षोभ यह हमें कारित करने के प्रयोजन से, ठीक है, कोई इलाज नहीं किया है या इलाज में कोई गतिविधि नहीं की है, आफ्टर दैट यदि हमें क्षति, भय या क्षोभ हो गया तो चिकित्सक आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी होगा। और कल जो हम चर्चा कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो वो ऐसे व्यक्ति को किया जा रहा है जो वयस्क है, और जो वयस्क है तो सम्मति देने में समर्थ है, उसकी सम्मति डॉक्टर को चाहिए। लेकिन जब आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाती है तो ध्यान में ही नहीं आता। जो ध्यान जाता है वो इस ओर जाता है कि डॉक्टर का काम सद्भाव पूर्वक किया जाता है, इसलिए डॉक्टर अपने काम के प्रति किसी अपराध के अंतर्गत दायित्व के अधीन नहीं माना जा सकता, जो कि बात बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति वयस्क था तो आपको सम्मति उसकी लेनी थी, क्योंकि अगर वो सम्मति नहीं भी दे रहा है तो आप नहीं करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मरता है तो मर जाए, और आप उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट ये भी नहीं दर्ज करा सकते आत्महत्या के प्रकरण की कि साहब ये अपना इलाज नहीं करा रहे और ये मर जाएंगे, क्योंकि कोई विधिक कर्तव्य उसका ही नहीं, और जब विधिक कर्तव्य नहीं तो लोप नहीं हो सकता, और जब लोप नहीं तो उसके पार्ट पर कोई एक्ट नहीं। इसकी शिकायत तो ईश्वर से करिए कि वो बीमार है, हम नहीं कराते इलाज, ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और डॉक्टर ये अगर इलाज करना चाहता है तो उसे सम्मति इसकी जरूरत है, और उसने चूंकि सम्मति नहीं ली है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो ठीक है, डॉक्टर महोदय का आशय निश्चित तौर पर यह नहीं था कि कोई अपराध वो संबंधित व्यक्ति के साथ कारित करें या संबंधित व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ कारित करें, लेकिन वो संभाव्य जानते थे कि क्षति, भय और क्षोभ हो सकता है। और जब व्यक्ति संबंधित कृत्य की शिकायत ये दर्ज करा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे क्षति, भय और क्षोभ हुआ है, और जब क्षति, भय और क्षोभ हुआ है तो आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है। इसकी चर्चा कल भी हम लोगों ने की और आज भी शुरुआत से ही हम कर रहे हैं, सिर्फ यह दर्शित करने को कि आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में जब प्रश्न आपसे होते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना उन सिचुएशंस को बड़ा कठिन होता है, और अधिकतर तो आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में सीधे ये दृष्टांत रखे होते हैं। कल काखंड में हम लोगों ने देखा था पदार्थ के व्ययन, इसका उदाहरण दिया गया था कि रस्सियां जिनसे नाव बंधी है उनको उद्बंधित किया गया है, अर्थात खोल दिया गया है, और फिर
खोलने वाले के किसी कृत्य के बिना भी नाव पानी में बहना शुरू कर दी, और जिसके कारण से जो नाव पर बैठा है उसमें गति परिवर्तन, गतिहीनता कारित हो गई। अब खोलने वाले का आशय यह देखा जाएगा, यदि रस्सियों का उद्बंधन इसने कोई अपराध कारित करने के आशय से या संबंधित व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ इसे कारित करने के आशय से रस्सियों का उद्बंधन किया था, तो डेफिनेटली ये आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी है। और जो दूसरा उदाहरण है वो जीव जंतु को गतिमान करके, ठीक है, गति परिवर्तन या गतिहीनता इसे कारित करने का उदाहरण है। कहता है या एक रथ में सवार होकर चल रहा है। रथ एक वस्तु है जो इस प्रकार स्थित है, ठीक है, जिसमें जीव जंतु, ठीक है, ये जुटे हुए हैं, और जीव जंतु की गति में परिवर्तन लाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिना कोई काम किए जो रथ का सवार है उसमें भी गति परिवर्तन और गतिहीनता आएगी, या उसकी संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। कहता है या एक रथ में सवार होकर चल रहा है, का या के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। यहां का ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके या का गति परिवर्तन किया है। अतएव का ने या पर बल का प्रयोग किया है। अब बल का प्रयोग तो आ गया, आपराधिक बल का प्रयोग है या नहीं ये इस बात से जाना जाएगा कि टू अचीव विच पर्पज, आपने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीव जंतुओं की गति में परिवर्तन ये किया है। यदि क्षति, भय या क्षोभ इसे कारित करने के आशय से, या ये संभाव्य जानते हुए कि कारित होगा, और या कोई अपराध करने के आशय से ऐसा आपने किया है, तो आपने आपराधिक बल का प्रयोग उस पर किया है, अदरवाइज बल का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे कहता है या एक पालकी में सवार होकर चल रहा है। अब यहां शारीरिक शक्ति से रोकेगा, अपनी शारीरिक शक्ति से गति परिवर्तन या गतिहीनता यह कारित करेगा। यानी जो सेक्शन था 129 उसका जो फर्स्ट स्टेंजा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पर बल का प्रयोग करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति पर या उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, मीनिंग दरबार अपनी शारीरिक शक्ति से। उसी का उदाहरण है। कहता या एक पालकी में सवार होकर चल रहा है, या को लूटने का आशय रखते हुए, अपराध कारित करने का आशय रखते हुए, का पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहां का ने या को गतिहीन किया है और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है। अतएव का ने या पर बल का प्रयोग किया है और का ने या की सम्मति के बिना वह कार्य अपराध करने के लिए साक्ष्य किया है, इसलिए का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। ठीक है, अब आपका शरीर, ठीक है, यह भी किसी वस्तु या चीज इसके इस शब्द के अंतर्गत आ सकता है। आपने अपने शरीर को इस प्रकार धक्का दिया, ठीक है, जब आप धक्का देते हैं तो आप अपने शरीर को इस प्रकार गतिमान करते हैं कि आपका शरीर दूसरे के शरीर से टकराता है। धक्का जब लगता है या धक्का जब आप देते हैं तो सिचुएशन की अगर शब्दों में व्याख्या करनी पड़े तो शब्दों में व्याख्या यही होगी कि आपने अपने शरीर को गतिमान किया, आपका शरीर दूसरे के शरीर से टकराया और इसके कारण से दूसरे के शरीर में आपके शरीर का संस्पर्श हुआ और संस्पर्श से गति परिवर्तन या गतिहीनता आ गई, क्योंकि दूसरा गिरेगा ना तो उसमें गति आएगी, कुछ नहीं तो आगे तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है ना, तो आपने यदि ऐसा आपराधिक बल के, ठीक है, या अपराध को करने के लिए
ये दूसरे को क्षति भय या क्षोभ ये कारित करने के लिए किया है तो आपराधिक बल का प्रयोग कहता है। का सड़क पर साशे या को धक्का देता है। यहां का ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह या के संस्पर्श में आए, अतएव उसने साशय या पर बल का प्रयोग किया है। और बाकी वो स्थितियां हैं कि अगर उन्होंने उद्देश्यों से किया तो आपराधिक बल का प्रयोग है। ठीक है, फिर आगे कहता है का यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार या के वस्त्रों के या द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आएगा, या यह है कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी या के कपड़ों पर या द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर गिरेगा। यहां यदि पत्थर के फेंके जाने से परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ या के वस्त्रों के संस्पर्श में आए तो का ने या पर बल का प्रयोग किया है। और फिर अगर उद्देश्य वो है तो आपराधिक बल का है। का अक्सर यही वाला जो दृष्टांत है यही आता है अक्सर करके, या किसी महिला का घूंघट साशय हटा देता है। यहां का ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया क्योंकि घूंघट इस प्रकार स्थित था जो उसने शारीरिक शक्ति के द्वारा हटा दिया है। ठीक है, जिससे उसकी संवेदन शक्ति पर प्रभाव आएगा। ठीक है, संवेदन शक्ति पर प्रभाव आएगा। यहां का ने या उस पर साशय बल का प्रयोग किया है और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना यह कार्य, ठीक है, उन्होंने उद्देश्यों से किया है तो आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है। या स्नान कर रहा है उसमें गर्म पानी मिला दिया। ठीक है, कभी कभी झाखंड भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और झाखंड भी खूब पूछते हैं कि का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को यहां पर झपटने के लिए भड़काता है। जीव जंतु में गति, ठीक है, ये जीव जंतु में गति परिवर्तन गतिहीनता का उदाहरण है। यहां यदि काका आशय या को क्षति भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने यहां पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि कुत्ता झपटेगा तो आप में गति परिवर्तन गतिहीनता ये तो होगी, तो बल का प्रयोग ये तो है ही है। ठीक है, तो ये आपराधिक बल। और अब हमला। ठीक है, अकृत्य में भी बैटरी एंड असॉल्ट ये दो शब्द हैं और वो आपराधिक बल और हमले के लिए ही है। ठीक है, हमला एवं संप्रहार वहां कहते हैं। ठीक है, तो हमला 130 यही डेफिनेशन वहां लेते हैं। ठीक है, और इसे अकृत्य भी मानते हैं, इसमें प्रतिकर भी मिलता है और सजा ये भी मिलेगी। तो हमले में क्या करा, जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है। सामान्य नियम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जब पीछे 511 का सब्स्टिट्यूट सेक्शन पढ़ा रहे थे हम लोग कि तैयारी दंडनीय नहीं है, प्रयत्न के स्तर पर, ठीक है, अपराध दंडनीय बनते हैं। और कहीं कहीं अभिव्यक्त रूप से तैयारी को ही दंडनीय बना दिया, जैसे भारत सरकार से युद्ध करने की तैयारी, डकैती की तैयारी है। ठीक है, और ये एक और तैयारी का उदाहरण है जिसे हमले के रूप में दंडनीय बनाया। कहा उसने जो कोई अंग विक्षेप या तैयारी इस आशय से करता है, अंग विक्षेप या तैयारी दोनों में तो कोई चीज, whoever makes any gesture, ठीक है, यानी आपके शरीर की जो भाव भंगिमा है, जास्टर की हिंदी भाव भंगिमा होती है। जब आप गुस्से में आते हैं तो आपकी भाव भंगिमा दूसरी होती है, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी भाव भंगिमा दूसरी होती है। इवन आप ही नहीं, जानवरों की भाव भंगिमा देखकर भी उनकी मानसिक दशाओं का पता लग सकता है। ठीक है, सांप भी जब आक्रमण करने को होता है तो पूरा फन काढ़ कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, कुत्ता भी अपनी भाव भंगिमा को बदलता है आक्रमण करने से पहले, या यूं कहें हमला करने से पहले।
तो अपनी शरीर की भाव भंगिमा, ठीक है, आप ऐसा कोई अंग विक्षेप करते हैं, यानी अपनी भाव भंगिमा को इस प्रकार से बदलते हैं, या कोई तैयारी इस आशय से करते हैं। तैयारी, आपने कोई डंडा उठाया, कोई तमंचा ढूंढा, कुछ तैयारी किया, तैयारी से आगे नहीं बढ़े आप, डंडा उठाया ही है, चलाया नहीं है, ठीक है, चला दिया, अब तो प्रश्न है, ठीक है, सिर्फ अपनी भाव भंगिमा को परिवर्तित किया है, या कोई तैयारी की है आपने, ठीक है, और आशय क्या है आपका, या तो आशय साशय आप तैयारी कर रहे हो, या बॉडी जस्चर्स ये बदल रहे हो, या आप ये संभाव्य जानते हो, ठीक है, आपको इस बात की संभावना है कि अगर हमने अपने बॉडी जस्चर्स बदले या इस प्रकार की तैयारी की तो क्या होगा, संभाव्य जानते हो करता कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को, ये इसका मतलब हमला तब नहीं हो सकता कि धमकी और हमले में फर्क है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द थ्रेट ये कब दी जाती है और हमला, इसके बीच फर्क कहां पर है, तो हमले में दोनों, जो अंग विक्षेप और तैयारी कर रहा है वो भी, और जिसके मन में हमले के लिए आवश्यक आशंका पैदा होगी या जिस पर हमला किया जाएगा, दोनों, ठीक है, प्लेस ऑफ अकरेंस पर उपस्थित हैं। दिस इज द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, ठीक है, असॉल्ट, ठीक है, और असॉल्ट और बैटरी यानी आपराधिक बल, हमले को क्या बोल रहे हैं, असॉल्ट, और संप्रहार उसमें क्या, ठीक है, उसे अंग्रेजी में बैटरी, ठीक है, जो कि अप्रत्यय में बैटरी एंड असॉल्ट, दोनों, इनके बीच क्या फर्क आ रहा है, इनके बीच फर्क आ रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, आपराधिक बल के शिकार व्यक्ति के शरीर को कहीं ना कहीं छू रहा है, या तो प्रत्यक्ष और या जीव जंतुओं आदि को गतिमान करके या पदार्थ का व्ययन करके, हमले में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉडी जेस्चर्स बदल रहा है, ठीक है, या तैयारी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, दोनों के मध्य शारीरिक संपर्क नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑफेंसेस। और हमला धमकी से अलग कैसे हो रहा है, धमकी में जिसे धमकाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो धमकाने वाले के सामने हो, लेकिन हमले में आप जो सेक्शन है वही ये आवश्यक बना रहा है कि जो हमला कर रहा है और जिस पर हमला हो रहा है, both should be present, ठीक है, the presence of those persons is necessary at the same place and at the same time, क्योंकि कहता है, संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी, ठीक है, आप या तो इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी, आपका आशय यह है या आपका ज्ञान इस प्रकार का है कि इट मे बी कि इस अंग विक्षेप या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति में यह आशंका हो जाएगी कि वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, ठीक है, वह हमला करता है, ये कहा जाता है
यानी वो व्यक्ति जो अंग विक्षेप या तैयारी कर रहा है वो ये संभाव्य जानता है या उसका ये आशय है कि अगर उसने ये अंग विक्षेप या तैयारी की तो उपस्थित व्यक्तियों में से कोई एक, ठीक है, इस आशंका से ग्रसित हो जाएगा कि उस पर यह व्यक्ति जो इस प्रकार की तैयारी कर रहा है हमला करने ही वाला है। तो भले ही किसी को कोई आशंका ना हो लेकिन आप हमले के दोषी माने जा सकते हैं क्योंकि संभाव्य जानता है। ये शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो आपके आशय के मुताबिक आपको दंड मिलेगा, परिणाम के आधार पर आपको दंड नहीं मिलता, ठीक है। आपने साक्ष्य किया, दूसरा कतई नहीं डरा, लेकिन आपका आशय यही था। आपका आशय ये था, जाना कैसे जाएगा, क्योंकि जिस ढंग के बॉडी जास्चर आपने उत्पन्न किए थे या जिस ढंग की तैयारी आपने की थी, उस तैयारी या बॉडी जास्चर से प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य यही समझेगा कि ये तैयारी या ये बॉडी जास्चर्स का परिवर्तन किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए ही किया गया है। अगर ये निष्कर्ष निकल रहा है तो भले ही आपने जिसके प्रति ऐसी तैयारी की थी या जिसके प्रति इस प्रकार के अंग विक्षेप किए थे वो आपकी तैयारियों से बिल्कुल नहीं घबराया, लेकिन आपका आशय यही था और घबरा गया तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो ठीक है सारी बात आई गई सामने। लेकिन नहीं घबराया, लेकिन आपका आशय या आपकी जो जानकारी और ज्ञान था वो ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, तो भी आपने हमला किया है, ये माना जाएगा, ठीक है। और स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। अभी हम तुम्हें मारेंगे ये शब्द हमले की कोटि में नहीं है, ठीक है। किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाए। यानी ठीक है शब्द केवल हमले की कोटि में नहीं आते, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अंग विक्षेप और तैयारियां ये भी स्वयं में कोई अर्थ नहीं रख रही होंगी और उसी समय बाई चांस आपने कुछ शब्द बोल दिए तो शब्द जब उन अंग विक्षेप या तैयारियों से मिलेंगे तो दोनों मिलकर ये इफेक्ट पैदा कर सकते हैं कि परिणाम हमला माना जाए। यद्यपि अलग अलग न तो शब्द और ना ही अंग विक्षेप और तैयारियां। आप किसी को घूर रहे हैं बैठे, घूरना देखना नहीं होता, ठीक है। घूरने में देखना शामिल है लेकिन प्रत्येक देखने में घूरना शामिल नहीं है। घूरना अलग बात है, घूरना साशय है और देखना अनैच्छिक है। हम न भी चाहें तो दिखेगा, लेकिन हम न चाहें तो घूरना संभव नहीं है। घूरना ऐच्छिक है, देखना अनैच्छिक है और अनैच्छिक क्रियाओं से कृत्य जन्म नहीं लेता, ऐच्छिक क्रिया से कृत्य जन्म लेता है, ठीक है। और यही आध्यात्मिक दुनिया में कहा जाता है, जब आप अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कृत्य को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि हम तो उपकरण हैं, हमने कुछ नहीं किया है, जो किया ईश्वर ने किया, हमें तो केवल ऐसे यूज किया है ईश्वर ने जैसे हम पंखा हवा चलाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो परिणाम पैदा नहीं होता है क्योंकि कृत्य आपका ऐच्छिक नहीं है, आपने ऐच्छिक कृत्य को भी अनैच्छिक बना दिया। और यही कानून की दुनिया में है। आपने कहा ना एक सूत्र समझिए सारी बात समझ में आती है।
देखना अनैच्छिक, घूरना ऐच्छिक, और हमेशा ऐच्छिक कृत्य से अपराध पैदा होगा, या यूं कहिए ऐच्छिक कृत्य को ही कृत्य माना जा सकता है। अनैच्छिक कृत्य घटना तो हो सकती है, कृत्य नहीं। कृत्य का मतलब होता है ऐच्छिक, और यह ऐच्छिक कृत्य प्रकृति से दो प्रकार का है, नकारात्मक, सकारात्मक। सकारात्मक को आप कृत्य इस नाम से जानते हो, और नकारात्मक कृत्य को लोप इस नाम से जानते हो। जब करने का कर्तव्य नहीं कर रहे तो लोप है, जब करने का कर्तव्य नहीं और आप नहीं कर रहे, जबकि मॉरली उसको करना चाहिए, तो आप आलसी हो, किंतु लोक कार्य करने वाले नहीं। ठीक है, कानून के हिसाब से जब आपके कृत्यों को शब्द दिए जाएंगे तो केवल शब्द हो सकता है हमले की कोटि में ना है, केवल तैयारियां। डंडा उठा रहे हो नहीं, तैयारी की कोटि में नहीं। ठीक है, चेहरे पर गुस्सा है और डंडा उठा रहे नहीं है, हमले की कोटि में है। लेकिन शब्द आपने बोल दिए, तुम्हारी तो आती रही, और डंडा उठाया, और आपके चेहरे पर गुस्सा है, आ गया, हमले की कोटि में आ गया। ठीक है, आपने केवल कहा तुम्हारी तो आती रही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई बॉडी जेस्चर नहीं है, कोई सामने वाले के मन में कोई आशंका पैदा नहीं होगी जो उपस्थित है आपके सामने कि आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बल का प्रयोग, और फिर उन उद्देश्यों से जो उसे आपराधिक बल का प्रयोग बना देगा, ऐसा कुछ नहीं उसके मन में आ रहा है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हमला हुआ, तो केवल शब्द नहीं आते हमले की कोटि में, लेकिन शब्द अंग विक्षेप और तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं कि अंग विक्षेप और तैयारियां शब्दों के साथ मिलकर हमले को जन्म दे दें। और हमले के जो दो दृष्टांत दिए हैं, तीन, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी आप देखेंगे तो ये भी खूब पूछे जाते हैं, और ऐसे ही दृष्टांत रखे मिलेंगे। कहता या अपना मुक्का का, या पर अपना मुक्का का, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है, अंग विक्षेप है, अंग विक्षेप है, ये बॉडी जेस्चर है, कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि का या को मारने वाला ही है, मारा नहीं है, अभी छुआ नहीं है, का ने हमला कर दिया है, और दोनों उपस्थित हैं मौके पर, बॉडी जेस्चर इस ढंग का हो रहा है। का एक हिंस्र कुत्ते की मुखबंदनी, यही आता है खूब, खाखंड, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है, कुत्ते की मुखबंदनी खोलना है। ठीक है, कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि या पर कुत्ते का आक्रमण कराने वाला है। ठीक है, आप खुद, ठीक है, अंग विक्षेप या तैयारियां, ये शब्द है ना, तो आपने अपना कोई अंग विक्षेप नहीं किया, लेकिन तैयारी, कुत्ते की मुखबंदनी आप खोल रहे हो। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप अपराध हमले के दोषी माने जा सकते हैं। कहता है या से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, का एक छड़ी उठा लेता है। अगर खाली पीटूंगा कहा होता या केवल छड़ी उठाई होती तो हो सकता हमला न भी हुआ होता, लेकिन शब्द भी कहे, तैयारी भी की। यहां यद्यपि का द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है, ठीक है ना, अकेले अकेले दोनों चीजें हो सकता हमला न बनती, लेकिन शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता, लेकिन दोनों चीजों ने मिलकर हमले को गठित कर दिया। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि अब हम लोग सेक्शन 74 देखेंगे, क्योंकि आपराधिक बल का प्रयोग या हमला, ठीक है, ये शब्द आ रहे हैं 74 में।
और चूंकि 74 में ये शब्द आ गए और आईपीसी में एक बार जो पद स्पष्ट होगा सर्वत्र उसका वही अर्थ माना जाएगा, और यही स्थिति बीएनएस में। तो अब जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, तो यहां संदर्भ से कुछ अन्यथा प्रतीत नहीं हो रहा। और उसने कहा स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यह कहा। तो आपराधिक बल का प्रयोग और हमला ये क्या होता है ये जानना जरूरी था। यानी स्त्री में गति परिवर्तन, गतिहीनता अपनी शारीरिक शक्ति से, जीव जंतु के माध्यम से, ठीक है, यह पदार्थ के व्ययन के माध्यम से यदि आप उत्पन्न कर रहे हैं और आपका आशय क्या, लज्जा भंग करना, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग लज्जा भंग करने के आशय। और हमला जब आपने अंग विक्षेप या तैयारियां इस आशय से की कि उपस्थित स्त्री के मन में यह आशंका पैदा हुई कि आप लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाले हैं, देन आपने लज्जा भंग करने के आशय से हमला किया। लेकिन लज्जा भंग करना यह क्या है, क्योंकि यह बलात्कार नहीं है, ठीक है, दोनों शब्द अलग हैं। तो जरूरी समझना यह है कि लज्जा भंग करना आखिर क्या होता है। यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में देखें तो कहते ना संकोच छुड़वा देना, ठीक है ना। जैसे कहते ना हमें यह काम करने में शर्म लग रही है, आप कहते हैं, शर्म को लज्जा कहते हैं कि हमें यह काम करने में लज्जा आ रही है। और अगर वो काम अच्छा है, अगर वो काम अच्छा है तो आपको समर्थन देकर, आपके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, आपको उत्प्रेरित करके उस काम को करने के लिए कहा जाता है कि अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, अरे भाई करो, एक बार करोगे तुम्हारी हिम्मत खुल जाएगी, तुम्हारी हिम्मत खुल जाएगी, ठीक है ना। इसी को संकोच का हटा देना कहते हैं, ठीक है, किसी काम को करने के लिए हिम्मत खोल देना, ठीक है। तो मनुष्य में जो स्वभावगत लज्जा का गुण पाया जाता है, कुछ कामों से वो लज्जा करता है, उस लज्जा को भंग करना, ठीक है, उस लज्जा को जो स्वभावता उसके मन में पाई जाती है कुछ बुरे कार्यों के प्रति, ठीक है। कोई भी न्यूड क्लब भले ही बन गए हो, ठीक है, विदेशों में, लेकिन अभी भी व्यक्ति न्यूड होकर नहीं चलना चाहता, ठीक है ना। उसके अंदर कहते हैं वस्त्र आप क्यों धारण किए, लज्जा निवारण हेतु, ठीक है, जो एक स्वाभाविक शर्म आप में पाई जाती है, ठीक है ना, न्यूड अवस्था में, उस लज्जा के निवारण हेतु आप वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये लज्जा जो संकोच के रूप में आप में विद्यमान है, जिसे पॉजिटिव अर्थों में संकोच का होना कहा जाता है, ठीक है, उस संकोच को हटाने के लिए या उस संकोच को भंग कर देने के लिए आपने वस्त्र काय के लिए पहने, लज्जा निवारण हेतु, ठीक है। और हम वस्त्र हटा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, लज्जा भंग करने के आशय से, क्योंकि अगर वस्त्र हटे तो लज्जा जिसके निवारण हेतु आपने वस्त्र धारण किए थे वो भंग होगी, ठीक है ना। एंड दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप, वो रेप नहीं है, ठीक है ना। पुरुषों में उस किस्म की लज्जा नहीं पाई जाती है, ठीक है, या उस स्तर की लज्जा नहीं पाई जाती है, ठीक है। महावीर का उदाहरण मिलता है, बुद्ध का उदाहरण मिलता है कि वो न्यूड भी खड़े हो गए, जिन स्त्रियों में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, ठीक है। तो पुरुषों में उस लेवल पर लज्जा नहीं पाई जाती है,
तो लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है, लज्जा बनी रहे इसके लिए आपने वस्त्र धारण किया। ठीक है, लज्जा बनी रहे इसके लिए कोई भी स्त्री, ठीक है, भीड़ में लाइन में नहीं लगती है। ठीक है ना, लज्जा बनी रहे इसके लिए वो दूसरों से बचकर चलती है। और आप उस लज्जा को भंग करना चाहते हैं, उस संकोच को हटा देना चाहते हैं, वो सबके साथ चलना शुरू कर दे। तो एक जो भारतीय, हमने कहा ना, कानून उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिस समाज में वो होता है। तो भारतीय समाज में आप उस लज्जा को भंग करने के आशय से, उस संकोच को हटा देने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, जो संकोच उसमें पाया ही जाता है और जो संकोच के कारण वो अपने विपरीत लिंगियों से उस स्तर पर कम्युनिकेट नहीं करती। ठीक है, जिस स्तर पर वह समलिंगियों से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, उस स्तर पर घुलती मिलती नहीं है। वो जो संकोच है, उस संकोच को हटाने के लिए, अर्थात उसकी लज्जा को भंग करने के लिए, जब आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला करते हो, और आपराधिक बल का प्रयोग या हमला, ये उन्हीं शब्दों से समझेंगे जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस को बनाता है। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस रेप से कमतर है और रेप से बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन ये ऑफेंस है क्योंकि क्षति बाधा क्षोभ, क्षति भय क्षोभ, ये सब होता है, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट ऑफेंस रखा गया है। और भारतीय समाज व्यवस्था में, ठीक है, एक स्वाभाविक लज्जा पाई जाती है स्त्रियों में, वो उसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, ये भी ऐसा शब्द है जिसने हमें एलएलबी में जब तक थे तब तक ही नहीं, जब हम वकील हो गए तब भी, ठीक है, बड़ा अंतर्द्वंद में रखा है कि इनफैक्ट लज्जा भंग करने का अर्थ क्या है। ठीक है, इनफैक्ट इसीलिए आप जब भी लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यह लिखा होता है, इन्होंने जबरदस्ती हाथ पकड़ा, इन्होंने जबरदस्ती बैग पकड़कर छीना, खींचने की कोशिश की। ठीक है, यानी अनवांटेड, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसको स्थापित करने की कोशिश की, जो कि, ठीक है, भारतीय समाज में एक स्वाभाविक लज्जा के तौर पर मौजूद होता है संबंधित स्त्रियों में, जिसके कारण वे विपरीत लिंगियों से उस प्रकार के संबंध नहीं रखती। उस लज्जा को भंग करने का आशय रखते हुए अगर आपने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया है, देन यू मे बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 74 एंड प्रेयर टू दिस कोड यू मे बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, कहता है जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तदत द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी। पहले 3 थी निर्भया केस के बाद, इसमें न्यूनतम, पहले न्यूनतम पनिशमेंट ये भी नहीं था, अब इसमें न्यूनतम पनिशमेंट भी है, और इसमें इंप्रिजनमेंट इसको भी बढ़ाया है, 5 साल तक कर दिया। ठीक है, अगला कह रहा है लैंगिक उत्पीड़न शब्द से ही स्पष्ट है। उत्पीड़न क्यों है? क्योंकि व्यक्ति विशेष लिंग का है। हमने आपसे कहा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में 15 पढ़ा रहे थे आर्टिकल, कि सामान्य नियम तो यही है कि लिंग के आधार पर राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा।
लेकिन 15(3) राज्य को सामर्थ्य देता है कि वो स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सके। लेकिन सामर्थ्य का होना और सामर्थ्य का न्यायोचित ढंग से उपयोग करना, ये दो भिन्न बातें हैं। आप में किसी बात की सामर्थ्य है, सिर्फ इसलिए आपके द्वारा उस काम का किया जाना ये न्यायोचित, जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसी को तो निरंकुशता इस नाम से जाना जाता है। निरंकुशता क्या है? सिर्फ इसलिए काम का करना क्योंकि काम को करने की सामर्थ्य आप में है। आपके पास कोई कारण नहीं है, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने क्यों किया। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें करने की सामर्थ्य, हमने किया। तो इसी स्थिति का नाम तो आर्बिट्रेरीनेस है, इसी स्थिति का नाम तो निरंकुशता है। ठीक है ना, कि वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज लॉ, यही तो गुंडागर्दी है। ठीक है, यही तो निरंकुशता है। और अगर ये आ जाए कि हम सिर्फ इसलिए काम करेंगे क्योंकि काम करने की सामर्थ्य हम में है, तो फिर एक गुंडे, एक डकैतों के सरदार और सरकार, इसके बीच कोई फर्क नहीं है। इसीलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आप में भले ही सामर्थ्य है, लेकिन विदाउट जस्टिफिकेशन यू विल नॉट डू एनीथिंग। सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, गिरफ्तारी करने की सामर्थ्य का होना अलग बात है और गिरफ्तार करना बिल्कुल अलग बात है। गिरफ्तार करने की सामर्थ्य हमें है, बिना वारंट तो हम कर लेंगे, सिर्फ इसलिए कि किसी के खिलाफ एफआईआर लिख गई। अरे भाई, एफआईआर में वर्णित घटना सच है या नहीं? कम से कम प्रथम दृष्टया जब सच लगने लगे तब आप गिरफ्तारी के बारे में सोचिए। ठीक है, तब भी करिए मत, क्योंकि अभी घटना सच लगी है, घटना में हमारी भागीदारी है, यह है या नहीं, इस पर भी तो कुछ करेंगे। और चलो भागीदारी भी है, तो फिर अरेस्टिंग की जरूरत क्या है? आप क्या शीट लगाओ ना। ठीक है, अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? तो सामर्थ्य होने से काम नहीं चलेगा। तो 15(3) में अगर स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध करने का सामर्थ्य दिया है स्टेट को, या SC ST के पक्ष में या OBC के पक्ष में रिजर्वेशन करने का सामर्थ्य दिया है स्टेट को, तो कर ही तो नहीं देंगे आप। ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन देंगे आप? तो स्त्रियों और बच्चों के संबंध में हमने कहा था कि स्त्रियों के पक्ष में जब बट फॉर टेस्ट ये संतुष्ट हो जाता है, तब स्त्रियों के पक्ष में रिजर्वेशन ये दिया जाएगा। इसीलिए 15(3) जब हमने आपको बताया था तो कई इलस्ट्रेशंस थे जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के बीच किसी विभेद को नहीं माना और कहा कि गलत, यहां स्त्रियों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और कई जगह ठीक माना, कहा कि ये ठीक है, दिया जा सकता है। क्योंकि जहां पर बट फॉर टेस्ट ये सेटिस्फाई होगा, वहीं स्त्रियों और बच्चों की बात नहीं है, लेकिन स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध उसी दिशा में होंगे। बट फॉर टेस्ट पर बात की थी हम लोगों ने कि ये टेस्ट क्या है। तो आपसे चर्चा हुई थी कि जब लिंग के आधार पर केवल इसलिए कि कोई स्त्री है, इस कारण से किसी विशेष सेवा में या किसी विशेष क्षेत्र में उसे पीछे रखा गया हो, तब बट फॉर टेस्ट संतुष्ट होता है और वहां पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अदरवाइज 15(1) कहता है कि लिंग के आधार पर राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो वही लैंगिक उत्पीड़न, मीनिंग दरबाई किसी का उत्पीड़न सिर्फ इसलिए कि वो विशेष लिंग का है,
ठीक है। और जब विशेष लिंग का होने के कारण आप उत्पीड़न करेंगे तो विशेष प्रकार से उत्पीड़न होगा, ठीक है। तब उत्पीड़न के सामान्य तरीके इस्तेमाल नहीं होंगे। मारपीट ये भी उत्पीड़न का तरीका है, लेकिन उत्पीड़न का सामान्य तरीका है, ठीक है। लैंगिक उत्पीड़न जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स का होता है, लिंग के कारण उत्पीड़न, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार के अभद्र मजाक करते हैं सिर्फ इसलिए कि वे एक विशेष लिंग के हैं। यह है लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है। तो इसको ऑफेंस बनाया उन्होंने कहा ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य है, अर्थात आप शारीरिक संस्पर्श ये अपराध नहीं है, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न के रूप में शारीरिक संस्पर्श ये अपराध है। शारीरिक संस्पर्श करने की कोशिश या करना सिर्फ इसलिए कि कोई स्त्री है, अब यह अपराध है। अन्यथा शारीरिक संस्पर्श तो होता ही है। अरे भाई, कोई चाय देता है, कोई पेन पकड़ाता है, कोई किताब पकड़ाता है, कई बार टकरा ही जाते हैं, ठीक है, तो शारीरिक संस्पर्श होता है। दैट इज नॉट ए ऑफेंस, वो अपराध थोड़ी है। लेकिन शारीरिक संस्पर्श सिर्फ इसलिए कोई विपरीत लिंग का है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्थिति है, ये बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। और ये डिफरेंट पोजीशन शोहदों में आपको देखने को मिलती है, जिन्हें शोहदा कहा जाता है, छिछोरा कहा जाता है, उनमें ये स्थिति देखने को मिलती है। तो आप शारीरिक संस्पर्श सिर्फ इसलिए कि कोई विशेष लिंग का है, या ठीक है, शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं, ठीक है, यानी अननेसेसरी आइए आइए बैठिए बोलना, ये जो छिछोरपन करते हैं लोग, ठीक है, अक्सर आप देखेंगे ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके अनुभव की नहीं है, ठीक है, ये अग्र क्रियाएं हैं, ठीक है। अग्र क्रियाओं में उन्होंने क्या क्या शामिल है ये बताया, यानी नेचर इंक्लूसिव हो रहा है अग्र क्रियाओं का, एक्सक्लूसिव नहीं। केवल यही अग्र क्रियाएं हैं जो इनमें लिखी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ उदाहरण वो यहां दे रहे हैं। कहता है शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय, अनवांटेड और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित, यानी प्रपोजल फॉर सच ए एक्टिविटी। इफ यू आर lending a proposal for such an activity, then you are going to harass someone sexually, ठीक है, लिंग के कारण ये उत्पीड़न है, ठीक है। तो ये अपराध माना जाएगा। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध, यू आर मेकिंग सम डिमांड और रिक्वेस्ट, दोनों चीजें, ठीक है, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने, पोर्नोग्राफिक या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, जो अक्सर जिसे ईव टीजिंग कहा जाता है, ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में छेड़छाड़ कहा जाता है, ठीक है, वो आप कर रहे हो, लैंगिक आभासी टिप्पणियां। और छेड़छाड़ अलग बात है, छेड़छाड़ में आप अगर गाने गा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात, तो 294 वहां ऑफेंस बनेगा। आप लैंगिक आभासी टिप्पणियां ये कर रहे हो, ये विशेष प्रकार की टिप्पणियां हैं जिन्हें मर्यादा के कारण हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लैंगिक आभासी टिप्पणियां ये की जा रही, करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा, मीनिंग देयर बाय इंपोर्टेंट पर्सन्स या महिलाएं इसकी दोषी नहीं हो सकती, ठीक है, पुरुष लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा, ठीक है। और ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 यानी ऊपर लिखा ही है, खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और ये लैंगिक उत्पीड़न अक्सर आप ट्रेनों में देखेंगे, ट्रेनों में ये अक्सर दिखाई देता है, ठीक है, तो दोनों से दंडित किया जाएगा। और चौथा जो बचा
ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में निर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कार्य जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सके या जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। यानी केवल लैंगिक आभासी टिप्पणियां आप कर रहे हो तो यह स्थिति रहेगी। ठीक है। अब 76 कहता है विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, डिसरोग, ठीक है, इसे करने के आशय से जो क्या कर रहे हो आप, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स या जिसे अपकृत्य में बैटरी कहते हैं, या हमला यानी असॉल्ट, ये कर रहे हो। ठीक है। किया नहीं है, अगर किया है तब तो लज्जा भंग करने के आशय से, ठीक है, हमला या अन्य सेक्शंस वो भी आकृष्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका कृत्य गंभीरता की ओर जाएगा वैसे वैसे अन्य सेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन अगर केवल विवस्त्र करने के आशय से आपने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, देन दिस सेक्शन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कहता है जो कोई किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, यानी 109 नहीं आएगी, या वहां पर जो सेक्शन दिया था दुष्प्रेरण के चैप्टर में वो नहीं आएगा, क्योंकि अभिव्यक्त दंड का उपबंध यहां आ गया और वहां तभी आएगा जब अभिव्यक्त दंड का उपबंध न हो। ठीक है। वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, ठीक है, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और इसके बाद 77 कहता है दृश्य रतिकता। ठीक है, इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।